यह है दिल्ली का सबसे ज्यादा आबादी वाला जमनापार इलाका। ताजा ताजा ठंडा ठंडा गन्ने का रस, नींबू 20 रुपए पानी, नींबू 20 रुपए पानी, नींबू 20। अगर आप यहाँ रहते हैं, शॉपिंग करने आए हैं या फिर हल्का फुल्का सा स्ट्रीट फूड ट्राई करने, तो आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। अरे देखो बेटा, जी हाँ, ये वही आवाज है जो अक्सर हम जमनापार की गलियों में सुनते हैं। और जब भी मैं इन आवाजों को सुनता हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब शाम है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। तो क्यों ना हम लोग मेरठ चलकर एक मेरठ सिटी के ऊपर एक्सप्लोरेशन वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरठ एक ऐसा शहर है जिसने 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी देखी। एक ऐसा शहर जो आज भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गुड्स हब्स में गिना जाता है। एक ऐसा शहर जिसे लोहारों ने कैचिया बनाकर और बुनकरों ने कपड़ा बुनकर पूरे इंडिया में मशहूर कर दिया। तो इंतजार किस बात का, मैं कल सुबह ही उठता हूँ और अपनी बाइक से निकलता हूँ सीधा मेरठ चलने, और आपसे मिलता हूँ रास्ते में। इस वक्त मैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर हूँ, और ये वही पुराना रास्ता है जो दिल्ली से मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए सीधे मेरठ तक जाता है और आगे हरिद्वार की तरफ बढ़ता है। हालांकि अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी चालू है, जिसने सफ़र को तेज़ और आसान बना दिया है, लेकिन बाइक सवारों के लिए उस पर चलने की परमिशन नहीं है। इसलिए हम पुराने हाईवे से अपना सफ़र तय कर रहे हैं। और सच कहूँ तो ऐसे सफ़र का असली मज़ा भी इन्हीं रास्तों में छिपा होता है। रास्ते के नज़ारे, छोटी छोटी बस्तियाँ, सड़क किनारे की चहल पहल और हर कुछ किलोमीटर पर बदलता माहौल, यही तो सफ़र को यादगार बनाते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरठ और खा रहा हूं यहाँ की फेमस नान कढ़ाई, जो कि सचमुच नेक्स्ट लेवल है। एक तो मैं खा चुका, अब दूसरी आपके सामने खा रहा हूँ। सच में बहुत ही खस्ता लेवल है, बढ़िया बढ़िया जैसी होती है, मशहूर है और दिल्ली में अपने मिलती है। मैं आपको टाइम बताऊँ, इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, यानी हमें कुल 2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में, दिल्ली से यहाँ तक ट्रैवल करने में। मैं बिना नाश्ते के ही यहाँ आपने घर से निकला था, ये सोच के कि मेरठ में ही कुछ खाया जाए, लेकिन नान खटाई खाकर फिलहाल दिल पूरी तरह से सेट हो गया है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मतलब और भी जगह हैं जहाँ पे जायके के टेस्ट अपने महसूस करने, उन्हें एक्सप्लोर करना है। लेकिन सबसे पहले उन क्रांतिकारियों को खराज अकीदत पेश करूँगा जिनकी कुर्बानियों ने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। उस जगह के बारे में मैं आपको रास्ते में बताऊँगा, तो आप एक काम कीजिए, चलिए मेरे साथ। लेकिन पहले मैं नान खटाई पूरी ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह जिसने 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई की आहट सुनी। अब कुछ ही मिनटों में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, उस हिस्टोरिकल स्पॉट पर जिसका नाम है औगरनाथ मंदिर। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेरठ के फेमस औगरनाथ मंदिर के पास। फौज की वो रेजिमेंट जिसमें भारतीय फौजी थे, उसे काली पलटन कहा जाता था। पूजा पाठ करने वो यहाँ आते थे, इसी वजह से इस मंदिर को काली पलटन का मंदिर भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि 1857 में मेरठ छावनी में तैनात काली पलटन ने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी, और धीरे धीरे वही नाराज़गी एक बड़ी बगावत की शक्ल लेने लगी। यही वजह है कि औगरनाथ मंदिर को आज़ादी की पहली लड़ाई से भी जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, मेरठ का पहला और सबसे ज़रूरी काम था 1857 की बगावत की शुरुआत करने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि पेश करने का। यहाँ से अब हम जाएंगे मेरठ शहर के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने, लेकिन वहाँ हम जाएंगे मेरठ कैंट होते हुए, और उसके बाद आपको दिखाएंगे रफ एंड टफ पुराना मेरठ, जहाँ आप देखेंगे कैसे चलती है पावर लूम, लोहे की पत्तियों को कैसे कैचियों में बदला जाता है, और वो कौन से हाथ हैं जो चौका और छक्का लगाने वाले क्रिकेट बैट और विकेट तैयार करते हैं। यानी असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आइए आप सीधा चलते हैं। अगर आप मेरठ आए हैं तो कैंट एरिया को देखे बिना आपकी मेरठ की यात्रा अधूरी मानी जा सकती है, क्योंकि मेरठ की हिस्ट्री, उसकी पहचान और उसके डेवलपमेंट में इस इलाके का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज भी जब आप इस इलाके में आते हैं तो उसका माहौल शहर के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग महसूस होता है। चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ पुराने पेड़, ब्रिटिश दौर की कई इमारतें
और एक अलग तरह की खामोशी इस जगह को और भी ज़्यादा खास बनाती है। मेरे ख्याल से किसी शहर को वहाँ के खाने का स्वाद लिए बिना सही नहीं जाना जा सकता। लोग कहते हैं कि जिस शहर के खाने का स्वाद समझ लिया, उसकी आधी कहानी वहीं समझ आ जाती है। उसी आधी कहानी को समझने के लिए मैं पहुंच गया हूँ शाहपीर गेट। बराबर में ही है शाहपीर का मज़ार, जो एक बड़े बुजुर्ग थे, उनके नाम से ही इस जगह को शाहपीर गेट कहा जाता है। मेरठ में यूं तो बहुत जगह हलीम बिरयानी मिलती है, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस दुकान की हलीम बिरयानी, इसका अंदाज थोड़ा अलग है, इसका स्वाद थोड़ा अलग है। तो चलिए पहले स्वाद का थोड़ा मज़ा लेते हैं, थोड़ी ताकत जुटाते हैं और फिर निकलेंगे मेरठ की गलियों, बाजारों और इतिहास को और करीब से जानने के लिए। आइए। मैंने हलीम बिरयानी का ऑर्डर किया था और उसकी प्लेट आ भी चुकी है। और इसी बीच मेरे जहन में ख्याल आया है कि जब तक मैं अपने पेट को सैर करूं, जब तक आप शाहपीर दरगाह की सैर कराइए। इससे क्या होगा, हम दोनों का टाइम भी बचेगा और फिर हम आपको वो चीज़ें भी दिखा सकते हैं जो आपने मेरा शहर में कभी देखी नहीं होंगी। तो जाइए जल्दी जाइए और वापस लौट के आइएगा। बाय बाय, मिलते हैं वापस। हज़रत शाहपीर का ताल्लुक़ सूफियों की शत्तारी शाख से है। जानकार बताते हैं कि हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी इनके पीर थे और मुग़ल बादशाह जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखता था। जहांगीर की बेगम नूर जहां ने शाहपीर की दरगाह की तामीर कराई थी। लाल सैंडस्टोन से बनी ये दरगाह बहुत ही शानदार और आलीशान है। ताजमहल से भी पुरानी इस दरगाह की सबसे ख़ास बात यह है कि इस पर कोई गुंबद या छत नहीं है। एएसआई इस दरगाह की देख रेख करता है। जब ये दरगाह बनी तब यहाँ दूर तक खाली मैदान था, लेकिन बाद में जब आबादी होने लगी तो किसी ज़मींदार ने यहाँ एक गेट बनवाया, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को शाहपीर गेट कहा जाने लगा। अरे आ गए आप लोग। मैं भी लगभग निपट ही चुका हूँ। आप लोगों ने रूहानी जायका लिया और मैंने जुबानी। अब रूहानी जायका कैसा था, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके अभी बताइए। जुबानी जायके का कमेंट मैं यही कर देता हूँ। हलीम बिरयानी बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, बढ़िया थी, जिस तरह की मैं खाता हूँ उसी तरह की थी। अगर मैं आपको इसके रेट बताऊँ तो इसके 3 रेट, यानी जो प्लेट के साइज़ होते हैं। सबसे छोटा साइज़ है 30 रुपये से जो शुरू होता है, लेकिन वो बहुत ज़रा सी होती है। अगर आप नॉर्मल पे आओगे तो आप 80 रुपये, 100 रुपये और 120 रुपये की है। मैंने जो ये प्लेट ली थी ये 100 रुपये वाली थी और एक बंदे के हिसाब से काफ़ी वर्थ इट है, बढ़िया। तो अभी चलते हैं बाहर, मैं इसको निपटा दूँ, फिर आपसे और बातें करूँगा। जिंदगी के सफर में मेरठ एक्सप्लोरेशन में हमारा अगला पड़ाव है सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मेरठ की कहानी सिर्फ इतिहास या स्वाद में ही सिमटी हुई नहीं है। आज के दौर में अगर किसी एक चीज ने मेरठ को देश विदेश में पहचान दिलाई है तो वो है इसकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अब हम चल रहे हैं उस मार्केट की तरफ जिसे भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट्स में से एक माना जाता है। यहाँ से क्रिकेट बैट, फुटबॉल, हॉकी स्टिक, बॉक्सिंग ग्लव्स और न जाने कितने खेलों का सामान देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचता है। बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ, जहाँ देखेंगे कि आखिर खेलों की दुनिया में मेरठ का इतना बड़ा नाम क्यों है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मेरठ की उस जगह पर जिसने इस शहर को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पहचान दिलाई है। ये है मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट। पहली नज़र में आपको ये आम मार्केट लग सकती है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी बड़ी है। भारत में बनने वाले स्पोर्ट्स गुड्स का एक बड़ा हिस्सा मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में तैयार होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मार्केट में घूमते हुए आपको शायद ही कोई ऐसी दुकान मिले जहाँ खेलों से जुड़ा सामान ना हो। अब देखिए, मेरे को यहाँ पर ही एक ऐसी दुकान दिखी है जहाँ पर बैट तैयार हो रहे हैं। उसकी बैट पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं, उसको थोड़ी शेप दी जा रही है। हालांकि थोड़ी पुराने अंदाज में दुकान बनी हुई है। इसके अलावा आप देखिए, इस पूरे रोड पर आपको सारी स्पोर्ट्स गुड्स की आइटम मिलेंगी। आप देखिए, मेरे बगल में सारी दुकानें हैं। ये सब यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको आइटम्स देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ। कुछ दुकानें यहाँ पे रिटेल की हैं, कुछ दुकानें होलसेल्स की हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दुकान है यहाँ पे, जर्सी की दुकान है, जो स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल है, तो उनकी खास जर्सी होती हैं। ये वो है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ही इलाका खिलाड़ियों के लिए बनाया गया हो। और सोचिए, जिन खेलों को हम टीवी पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ देखते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले कई इक्विपमेंट्स का सफ़र यहीं मेरठ की गलियों से शुरू होता है। यानी हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल मैच में इस्तेमाल हो रहा कोई बैट, कोई ग्लव्स या फिर कोई स्पोर्ट्स किट कभी इस शहर की किसी फैक्ट्री में ही तैयार हुई हो।
सच कहूं तो मेरठ सिर्फ स्पोर्ट्स का सामान नहीं बनाता, बल्कि खेलों के सपनों को आकार देता है। आइए मैं आपको और दिखाता हूं। पूरी तरफ आप देखिए, सामने यहाँ पर एक मीशा स्पोर्ट्स के नाम से दुकान है, और बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें, सब अलग अलग तरह की। जितनी बड़ी दुकान है उतनी ज़्यादा वहाँ पे वैरायटीज़ हैं, और ये पूरा एक रोड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का ही एक तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों, मेरठ की स्पोर्ट्स मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं यहाँ के एक और फेमस हिस्से में, वो है घंटाघर। तो आइए चलते हैं। इस वक्त आप मेरे दोनों तरफ पुराने मेरठ शहर को देख रहे हैं। यहाँ के मेहनतकश लोगों और समझदार व्यापारियों ने जिस कारोबार में भी हाथ डाला उसे ऊंचाइयों पर ले गए। सामने तिराहे पर एक बहुत पुराना मजार है जिसे यहाँ गोल दरगाह कहा जाता है। यह खैर नगर कहलाता है। खैर नगर में बड़े पैमाने पर कैचियां बनाई जाती हैं। सामने का रास्ता जली कोठी कहा जाता है। पुराने जमाने में किसी नवाब साहब की आलीशान कोठी हुआ करती थी। कहा जाता है कि 1857 के गदर में यहाँ भयानक लूटपाट हुई और इस कोठी को आग लगा दी गई। तब से इसे जली कोठी कहा जाने लगा। यहाँ आकर अगर नादिर अली एंड कंपनी का जिक्र ना हो तो मेरठ एक्सप्लोरेशन को अधूरा ही समझिए। दोस्तों, आपने ब्रास बैंड यानी पीतल से बने बाजे तो जरूर देखे होंगे। दुनिया में आप कहीं भी ये ब्रास बैंड देखें, चाहे वो मिलिट्री का हो या फिर शादी ब्याह में बजाए जाने वाला, बहुत मुमकिन है कि नादिर अली एंड कंपनी के ब्रास बैंड हो। अब यहाँ से हम कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं घंटाघर। इतिहास हो, बाजार हो या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मेरठ का हर हिस्सा अपने आप में एक अलग कहानी सुनाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के दिल यानी मेरठ के मशहूर घंटाघर इलाके में। अगर आप मेरठ आए हैं और आपने घंटाघर नहीं देखा तो समझिए आपने शहर का एक बहुत अहम हिस्सा मिस कर दिया। ये सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है, बल्कि पुराने मेरठ की एक पहचान है। आसपास की मार्केट, यहाँ की रौनक और लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इलाका शहर के सबसे बिजी इलाकों में से एक है। कई सालों से ये इलाका मेरठ की रौनक और कारोबार का सेंटर रहा है। पुराने समय में जब हर किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, तब ऐसे घंटाघर लोगों के लिए समय देखने का सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे। धीरे धीरे इसके आसपास बाजार बसते गए, दुकानें खुलती गईं और ये इलाका शहर के सबसे बिजी हिस्सों में शामिल हो गया। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस घंटाघर के दूसरी तरफ। सच तो ये है कि मेरठ कितना भी बदल जाए, नए मॉल्स बन जाएं, नई दुकानें बन जाएं, चौड़ी सड़कें बन जाएं, लेकिन घंटाघर आज भी मेरठ की पहचान बना हुआ है। तो दोस्तों, घंटाघर की रौनक और उसकी कहानी देखने के बाद अब चलते हैं मेरठ की हिस्टोरिकल जामा मस्जिद देखने, जो लगभग यानी 1000 साल पुरानी है, यानी मुगल काल से भी पहले की। लेकिन मेरा प्लान ये है कि हम सदर बाजार होते हुए जामा मस्जिद जाएं, ताकि वहाँ की रौनक का हिस्सा हम लोग बन सकें। अच्छा, एक और बात मेरे माइंड में आ गई कि जब मैं यहाँ का शूट कर रहा था ना, मुझे पीछे एक पंडित जी लस्सी वाले दिखे, तो मेरा मन थोड़ा ललचाने लगा, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 3:15 और हमने 1:30 बजे करीब हलीम बिरयानी खाई थी, और जब से हम घूम ही रहे हैं। और गर्मी इतनी है, बेतहाशा गर्मी है, जिसका मुझे डर था आखिरकार वही हो गया। तो पानी पी पी के तो हम थक गए, तो सोचा मैं एक गिलास लस्सी ले लूँ और आपको बताता हूँ ये कैसी लस्सी। हालांकि भीड़ थी दुकान के आसपास, तो मुझे लगा सही है, वैसे मैं हर जगह की पीता नहीं हूँ लस्सी, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो भाई हम लोगों को मिल गई है लस्सी, और देखने में और टेस्ट करने में देखते हैं कैसी है। हालांकि लस्सी मुझे हर जगह की पसंद नहीं आती। मैं आपको बताऊं, पहले लस्सी के ना वो बताता हूं कि किस तरह से दी गई है, प्रेजेंट किस तरह से की गई है। बिल्कुल सिंपल अंदाज में प्रेजेंट की गई है। ऊपर से बिल्कुल भी थिक नहीं है। वो अक्सर देखते हैं ना, मलाई वो दही की ऊपर की लेयर डाल देते हैं यहाँ पे। और टेस्ट करने के बाद भी मुझे सो लगी है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है। बरेली की लस्सी एक नंबर की थी, बहुत बढ़िया लस्सी थी। मुझे अभी तक ऐसी लस्सी मैंने अभी तक या तो पंजाब में पी थी या फिर यहाँ पर पी है बरेली में। उसके अलावा ये लस्सी 60 रुपये की है, कांच के गिलास में 60। अगर हम कुल्हड़ में लेते तो 70 की मिलती, 10 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से टेस्ट अच्छा नहीं है। अब मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम चलेंगे सदर बाज़ार आपको घुमाने। खरीदारी करनी हो, स्ट्रीट फूड ट्राई करना हो या फिर मेरठ की असली रौनक देखनी हो, सदर बाजार लगभग हर किसी की लिस्ट में होता है। आज ये इलाका शॉपिंग, खाने पीने और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। मेरठ कैंट के डेवलप होने के साथ साथ ये इलाका भी धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस सेंटर की शक्ल में
उभरने लगा। अंग्रेजों के दौर में यहाँ मिलिट्री और लोकल लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए दुकानें खुलनी शुरू हुई। वक्त के साथ साथ ये छोटा सा बाजार मेरठ की सबसे ज़रूरी मार्केट्स में बदल गया। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ मेरठ की मशहूर जामा मस्जिद के ठीक आगे। इस मस्जिद का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना बताया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन करीब 11वीं सदी में हुआ था और यही रीज़न है कि इसे उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिना जाता है। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये इस मस्जिद की पुरानी एंट्रेंस है। एक बगल में भी एंट्रेंस है, वो बाद में कभी बनवाई गई होगी, लेकिन पुरानी एंट्रेंस यही है। अच्छा, बाहर से देखने में तो ये मस्जिद इतनी एंशियंट नहीं लगती, इतनी पुराने दौर की, लेकिन अंदर से अब आप इसे देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। आइए। करीब 1000 साल पहले बनी हुई इस मस्जिद को, इस इमारत को देखते हुए ये सोचना भी मुश्किल है कि इसने अपने दौर में कितनी सल्तनतें देखी, कितने तख्त पलटते और बनते हुए देखे। और अब मैं इस मस्जिद के बीच वाले हिस्से में जा रहा हूँ, जहाँ पर आप उसे कह सकते हैं ओपन एरिया है या वरांडा वाला एरिया है। मेन हिस्सा जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वो अंदर की तरफ है। मैं अभी आपको वहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एरिया दिखाना चाहता हूँ। उस एरिया में ये आप देखिए पूरा ओपन एरिया है। नमाज यहाँ पे भी पढ़ी जाती है जब नमाज की तादाद ज़्यादा होती है, चाहे वो फ्राइडे का मौका हो या कोई ख़ास मौका हो। अच्छा, एक स्पेशल बात आपको मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, इस मस्जिद के अंदर ईद और बकरीद की नमाज नहीं होती। ये आपको थोड़ा सुनकर शॉकिंग लगेगा, लेकिन ईद और बकरीद की नमाज जो है वो ईदगाह में पढ़ी जाती है। और आपको बता दूं जो सही तरीका है, जो आप कह लीजिए इस्लामिक या शरई तरीका है, वो यही है कि ईद की नमाज हमेशा ईदगाह के अंदर होती है। दरअसल ये पुरानी मस्जिद है, जैसे मैंने आपको बताया, एक करीब इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। दिल्ली की जामा मस्जिद है, वहाँ पर आपको हाउस देखने को मिलेगा। पहले के दौर में जब मोटर नहीं होते थे, जनरेटर नहीं होते थे, उसकी ना होने के रीजंस थे कि टेक्नोलॉजी नहीं थी और लाइट नहीं थी, तो उस वक्त में ये एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था जिसमें पानी भर दिया जाता था। अब आप एक तरीके का छोटा तालाब कह लीजिए इसको, तो उसमें से ही पानी भर लिया जाता था और उसमें वुज़ू कर लेते थे लोग। तो अभी पुरानी मस्जिद है तो ये पुराना तरीका अब भी यहाँ पर है, तो यहीं से लोग वुज़ू कर लेते हैं। यहाँ से पानी उठाते हैं, जैसे यहाँ से पानी उठाया तो इधर की तरफ वो फेंक दिया, तो ऐसा नहीं कुल्ला करने का तो इधर फेंकेगा, कुल्ला करने के बाद हाथ धोने का तो इस जगह पे जाता है, तो उसकी वो निकासी है, एग्जिट है। लेकिन इस मस्जिद में वुज़ू खाने भी हैं, वो उधर की तरफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस मस्जिद में आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जैसे वुज़ू खाने की दीवार हो गई, ये साकी जो मेरे तीनों तरफ आप देखें ना फर्स्ट फ्लोर बने हुए हैं, तो वो पेंट हुए हैं, वाइट कलर का पेंट है। वाइट मार्बल का काम इस मेन हिस्से के ऊपर हुआ हुआ है, और साइड में जो मीनारें हैं वो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई हैं। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसी है मस्जिद ये। अच्छा, अब मैं आपको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ मेन हिस्से में। तो यहाँ पर थोड़ा शोर का ध्यान रखा जाता है ताकि आवाज़ ज़्यादा लाउड ना हो, क्योंकि जितना मैं अंदर जाऊँगा आवाज़ उतनी ज़्यादा गूंजेगी, एको होगी। तो आप मेरे ख्याल से आप महसूस भी कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, शायद मोबाइल तक या स्पीकर के माइक्रोफोन के ज़रिए जा ना रहा हो। तो ये देखिए मस्जिद का ये मेन हिस्सा है जहाँ पर इमाम साहब बैठते हैं, यहीं से नमाज़ पढ़ाई जाती है और इमाम साहब के पीछे जितने भी लोग होते हैं ये सारी सफ़े बनी हुई हैं, और जुमे के मौके पर जो ख़ास मौका होता है उस वक्त यहाँ से खुतबा दिया जाता है। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और हम लोग एग्ज़िट करेंगे उसी नए गेट से जो बाद में कभी बनवाया गया था। दोस्तों, पूरी मस्जिद देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ आकर अगर किसी एक जगह पर आपको शहर का पुराना इतिहास महसूस करना हो तो जामा मस्जिद उन जगहों में शामिल होगी। तो दोस्तों, जामा मस्जिद देखने के बाद मेरठ एक्सप्लोरेशन की अपनी वीडियो करीब करीब पूरी होने जा रही है। बस एक मशहूर कहानी आपको सुनानी बाकी है। उस कहानी के बगैर तो समझे मेरठ एक्सप्लोरेशन जैसे हुआ ही नहीं। इस बीच घर से कई फ़ोन आ गए थे कि मेरठ से नान खटाई ज़रूर लाना, तो मैं जा रहा हूँ नान खटाई लेने, और रास्ते में मैं आपको सुनाऊंगा मशहूर कहानी। हिंदू कथाओं में श्रवण कुमार नाम का एक कैरेक्टर है जो अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। कहानी है कि श्रवण कुमार जब मेरठ पहुंचा तो उसने कावड़ रख दी और अपने पेरेंट्स को आगे ले जाने से साफ इनकार कर दिया। अपने आज्ञाकारी बेटे में अचानक इतना बड़ा बदलाव देखकर उन्हें बड़ी हैरत हुई। कहते हैं कि माँ बाप ने बेटे की बड़ी खुशामद की, लेकिन बेटा टस से मस ना हुआ। तो बाप ने पूछा, ये जगह कौन सी है? श्रवण कुमार ने बताया कि मेरठ है। इतना सुनते ही माँ बाप ने कहा, बेटे बस हमें मेरठ पार करा दे, उसके बाद हमें छोड़ देना। कहते हैं कि मेरठ पार करते ही श्रवण कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। पहले ही की तरह बड़े प्यार के साथ वो अपने पेरेंट्स को लेकर चलता रहा। हमारा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था और लगभग अब वहीं आकर ख़त्म हो रहा है। जो मेरठ की मशहूर नान खटाई हम दिल्ली में ढूंढ रहे थे
वो हमारा आखिरकार मेरठ में आकर मिल गई हैं और हमारे साथ जनाब मेहताब साहब हैं। तो आपसे सबसे पहले गुजारिश है, आप सादी वाली 250 ग्राम पैक कर दीजिए घर ले जाने के लिए। आप करिए और थोड़ी बात करता हूँ मैं आपसे करते करते। मैंने इसके अलावा आपने भी सुनी होगी वो जो बड़ी एक मशहूर कहानी है मेरठ की, वो श्रवण कुमार की, इसने मेरठ आकर अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। क्या वाकई ये सच है कि मेरठ का पानी ऐसा ही पी के आदमी बेरुखा हो जाता है? नहीं नहीं, आप यहाँ आए हो, आपने ये बात देखी, मोहब्बत है नहीं यहाँ। शुक्रिया। हाँ तो ये कहानी आसपास के लोगों ने बना रखी है। हाँ, बना रखी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब इससे भी एक मिथ है, एक अफवाह है, एक भरम है, ऐसा है। तो अब ये देखिए नान खटाई, अब अभी यहाँ तक के लोग तो बड़ी मोहब्बत के हैं, वैसे भी कतरदान है। आपकी मुस्कान देख के लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नान खटाई भी मैंने खाई नहीं, लेकिन देख के लग रहा है काफी खस्ता होगी। ये भी और- देखो पुरानी दुकान है, एक हमारी है दादा इलाई दुकान सामने, ये रही मिठाई की, माशाल्लाह। ये रही इधर का, ये मिठाई काउंटर रखा है, तो ये कम से कम तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान। तो नान खटाई खाऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, शख्स बहुत बढ़िया है मेहताब साहब। तो सबसे पहले ना मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। ये रही, इसका तरीका ये है। साथ साथ मेहताब भाई तरीका बता रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा फोकस इस वक्त इस नान खटाई के ऊपर है। बहुत ही खस्ता है और मुंह में जाते ही पिघल रही है, बहुत बढ़िया। और ये काजू वाली है। तो दोस्तों, सुबह जब मैं दिल्ली से निकला था तो मेरे जहन में मेरठ की पहचान सिर्फ कुछ नामों तक ही थी, जैसे 1857 की क्रांति, गजक, नान कढ़ाई, स्पोर्ट्स गुड्स। लेकिन पूरे दिन शहर में घूमने के बाद महसूस हुआ कि मेरठ की असली पहचान इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, कई इतिहास हैं। अपने निशान छोड़ते दिखाई देते हैं वो इतिहास, कहीं सूफियों की यादें, कहीं बाजारों की रौनक और कहीं ऐसे कारीगर जिनके हाथों का हुनर दुनिया भर तक पहुंच चुका है, जैसे वो दो लोग यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं। शायद इसी वजह से मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं लगता, बल्कि कई कहानियों का एक संगम लगता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार किस शहर या कस्बे का सफ़र किया जाए। मैं हूँ आपका अपना मुसाफिर। फिर मिलते हैं किसी नए रास्ते, किसी नए शहर और किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।